गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी अपने पिछले लेक्चर में जो वीडियोस देखे थे उसमें हमने जो पहला लेसन था स्थिर विद्युत की जो यूनिट है उसका पहला लेसन था। पहले लेसन का नाम था विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेसन था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपन ने कंप्लीट किया। आज अपन इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें से पहले हम उन न्यूमेरिकल्स को करते हैं जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किए थे, भेजे थे। ये क्वेश्चंस आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको करने वाले हैं। उनमें से अपन पहला एग्जाम्पल लेते हैं आज। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, एक क्वेश्चन दिया था। तो ये जो वीडियो है बोथ मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा। न्यूमेरिकल का पोर्शन है और जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा डेरिवेशन होंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मतलब एक कप है पानी का, कोई एक कप पानी में कितनी मात्रा का धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उपस्थित होगा। तो कई बुक्स में केवल एक कप दे देते हैं। इस सवाल में एक कप के साथ दिया था। तो एक कप जो वैल्यू है इसका मतलब होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो कप का मतलब 250 ग्राम, उसको लेते हुए अपन काम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि 250 ग्राम का एक कप है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। उस पानी जो भरा हुआ है उसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके अंदर अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है जब ये न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, यानी उदासीन अवस्था में होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जितनी मात्रा का पॉजिटिव चार्ज है उतनी मात्रा का क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब अपने को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। किसके अंदर, 250 ग्राम पानी के अंदर। पानी का मतलब क्या होता है, H2O। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए अपने को काम करना है। तो ध्यान देंगे, इसमें मात्रा दी है 250 ग्राम। इसका जो अणुभार होता है यानी मॉलिक्यूलर मास होता है, हम जानते हैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। तो उसका यूज करते हुए एवोगैड्रो नंबर से यानी एवोगाद्रो संख्या का उपयोग करते हुए उसके अंदर 250 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल की गणना करनी पड़ेगी। और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकालना है। तो H2 यानी हाइड्रोजन के तो हर एक में एक होता है, एक और एक 2 हो गए, और O का क्या होता है 8। तो ये 8, तो टोटल जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। तो ये 10 इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो, मॉलिक्यूल्स मतलब अणुओं की संख्या। 250 ग्राम पानी के अंदर कितने अणु हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और उसके अंदर 10 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो सबसे पहले हम जानते हैं पानी के बारे में कि पानी का यानी वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है। और कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। और ऐसी स्थिति में इसका जो मात्रा हमको दी है वो कितनी दी है, वो दी है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम का मतलब क्या होगा कि 250 ग्राम का मतलब होगा कि कोई भी जो वाटर भरा हुआ है किसके अंदर, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, नहीं उसका अणुभार कितना है, और उस अणुभार के अंदर कितने उसके अंदर मॉलिक्यूल्स यानी अणु उपस्थित होते हैं वो कहलाती है उसकी एवोगाद्रो संख्या। उसके आधार पर हम गणना करने वाले हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, वी नो दैट यानी हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यानी पानी का अणुभार कितना होता है 18। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या। मॉलिक्यूल्स किसके अंदर, इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम जो जल लिया है उसके अंदर अणुओं की संख्या कितनी होती है, एवोगाद्रो संख्या के बराबर। और एवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो 18 इसका परमाणु भार है। उस परमाणु भार के अंदर उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स यानी अणु हैं उनकी संख्या कितनी होती है, वो उसकी एवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अब ये 18 ग्राम में है तो 1 ग्राम में कितना होगा, इट मीन्स 1 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23।
अपॉन में कितना हो जाएगा 18। अब इसमें हमको जो द्रव्यमान दिया है पानी का वो 250 ग्राम दिया है, तो 250 ग्राम हम लगा लेते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम, 18 ग्राम में अवोगाद्रो संख्या के बराबर है, तो 1 ग्राम में कितना हो गया बटे 18, 250 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 तो है ही, इसमें किसका होना जाएगा 250 का। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो पानी है 250 ग्राम मात्रा का, उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसमें तो एवोगाड्रो नंबर होते हैं, एक मॉलिक्यूल द्रव्यमान के अंदर उपस्थित जो संख्या होती है वो एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, तो बटे 18 होगी, 250 ग्राम में कितनी होगी, इसमें किसका गुणा हो जाएगा 18 का। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके ये जो रिजल्ट आने वाला है इसको कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे, अभी तो अपन उसके आगे करते हैं। दूसरी बात जो अभी आपको बताई थी कि जो वाटर है, वाटर का परमाणु का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो H2O होता है। H2 मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो इन वाटर मतलब H2O, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के अंदर, केवल हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी हो जाती है 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इसमें 2 दिया है H2, तो कितना हो गया 2। परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो किसके बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसके अंदर निकालना है O2, तो O2 में O2 नहीं केवल O है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 8। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यानी जो पानी है, पानी के प्रत्येक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 + 8 मतलब 10। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो जल है उसके अंदर, पानी का जो एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2 + 8 = 10। किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो ये संख्या है। तो एक मॉलिक्यूल में 10 है, 2 में 10 × 2, 3 में 10 × 3 और n है तो n गुणा ये 10 हो जाएगा। तो क्या निकाल लेंगे इस तरीके से, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, पानी के 250 ग्राम के मात्रा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो ये है आपके पास कितना आया था 6.023 इंटू 10⁻⁴। अपन इसको n मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो कितना हो जाएगा n × 10। n तो ये मॉलिक्यूल्स की संख्या है और एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक के अंदर 10 है, n के अंदर n × 10 हो गया। n की वैल्यू पुट कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 और अपॉन में कितना है 18। मल्टीप्लाई किसका करना है अपने को 10 का। ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने स्मॉल n से दर्शाते तो n हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट किया है, तो n की वैल्यू आई है वही है 8.36 इंटू 10⁻25। 8.36 इंटू 10⁻25 संख्या है, नंबर है, इसलिए कोई मात्रक नहीं होगा। तो ये हमने 250 ग्राम पानी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की। तो कैसे ज्ञात की, तो 250 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने अणु हैं, उनकी गणना कर ली हमने। और एक अणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी हमने गणना कर ली। तो एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, H2O, H2 के 2 और O के 8, तो टोटल 10 हो गए। और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो अपने निकाल लिया एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, ये n आ गया। तो नाउ हमको क्या निकालना है, चार्ज। तो Q = क्या होता है, NE।
एन तो हमारे पास आ गया, ई की वैल्यू हम जानते हैं, तो ये 8.36 इंटू 10⁻25 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है 1.34 10⁻7। तो 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम है, आवेश है, तो मात्रा क्या होगा इसका कूलम। तो 250 ग्राम अगर हम जल लेते हैं 250 ग्राम का, यानी 1 कप वाटर लेते हैं, तो उसके अंदर टोटल चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन का है चाहे प्रोटॉन का, तो इतना है। आवेश किसका होगा, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश बराबर प्रोटॉन के कारण आवेश बराबर क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी आई है 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक, ये आपका एक एग्जाम्पल जो आपने हमसे बच्चों ने क्वेश्चन करके जो व्हाट्सएप के थ्रू पूछा था उसका सॉल्यूशन है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके द्वारा भेजा गया है। क्वेश्चन क्या है कि 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम are placed at the corners of a square A, B, C, D with each arm 10 cm. Calculate force on 1 microcoulomb charge placed at its center. मतलब क्या हुआ कि 4 बिंदु आवेश हैं, क्यू ए जिसका मान 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी जिसका मान -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी जिसका मान +2 माइक्रोकूलम और क्यू डी -5 माइक्रोकूलम। ये एक वर्ग ए बी सी डी है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग है तो भुजा बराबर होगी 10 सेंटीमीटर है, के चारों कोनों पर स्थित हैं। यदि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश स्थित हो, कितना का हो 1 माइक्रोकूलम का स्थित हो, तब उस पर परिणामी बल की गणना कीजिए। तो हमको बल ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग दिया है 10 सेंटीमीटर जिसकी साइड है ए बी सी डी, तो 4 कॉर्नर हो गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया और एक डी हो गया। ए पर चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम का, बी पर चार्ज दिया -5, सी पर फिर 2 माइक्रोकूलम और डी पर फिर -5। तो ए और सी पर 2-2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हुए हैं, बी और डी पर -5 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हुए हैं। वर्ग का कोई केंद्र है, उस केंद्र पर सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रख दिया है, एक आवेश रख दिया जिसका मान 1 माइक्रोकूलम है। तब इस 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर नेट फोर्स कितना होगा, उस फोर्स की हमको गणना करनी है। तो इसको डायग्राम से अपन समझेंगे। ये डायग्राम का क्वेश्चन है। तो क्या दिया है सवाल में कि एक हम स्क्वायर की कल्पना करते हैं, एक वर्ग हमने ले लिया, ये एक वर्ग के बारे में विचार करते हैं। स्क्वायर ए बी सी और डी, चारों कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए हैं। इस पर रखा है क्यू ए इज इक्वल टू कितना था 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी, बी पर जो आवेश रखा है वो -5 माइक्रोकूलम, सी पर है तो क्यू सी वो भी किसके बराबर है 2 माइक्रोकूलम, और डी पर जो आवेश रखा है तो क्यू डी इसका मान भी कितना है -5 माइक्रोकूलम। तो चारों कॉर्नर पर आवेश रखे हुए हैं। तो ध्यान दीजिए आमने सामने के जो कॉर्नर हैं उन पर परस्पर विपरीत आवेश रखे हुए हैं। 2 इस पर रखा है तो प्लस का 2 इस पर, -5 इस पर है तो -5 इस पर है। अब इसका सेंटर क्या होगा, तो इसके जो विकर्ण है यानी जो इसके डायगोनल हैं वो एक दूसरे को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, विकर्ण आपस में जिस बिंदु पर काट देंगे वो बिंदु क्या कहलाएगा, इसका केंद्र कहलाएगा। तो हमने मान लिया केंद्र O है और यहाँ पर जो आवेश रखा है तो QO वो है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हमको इस पर परिणामी बल की गणना करनी है। तो देखिए ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये पूरा जो विकर्ण होगा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 10√2। पाइथागोरस थ्योरम लग गई, 10 स्क्वायर तो 2 10 स्क्वायर हो गया तो 10√2 सेंटीमीटर होगी। अभी अपने को यहाँ से यहाँ तक की चाहिए आधी, तो आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी 10√2/2 तो 5√2 सेंटीमीटर। तो O बिंदु से लेकर A तक की, B तक की, C तक की और D तक की, इसको हमने R मान लिया। तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 5√2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब करना क्या है तो ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सरल सा सवाल है। तो एक आवेश तो है QA और दूसरा है QO, दूसरा आवेश QB,
क्यू सी, क्यू ओ, क्यू डी और क्यू ओ पर यानी जो आवेश रखा हुआ इस पर इन चारों के द्वारा कितना कितना बल लगेगा। तो ये आवेश और इनके बीच की दूरी चाहिए हमको। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन में देखेंगे। हमने निकाल लिया ए के द्वारा लगने वाला बल, फोर्स ड्यू टू चार्ज ए। तो क्या हो जाएगा के क्यू ए इंटू क्यू ओ अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट की तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ए की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ओ की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6। अपॉन में जो डिस्टेंस है वो है 5√2 सेंटीमीटर है, तो 10 टू द पावर -2 इसका स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 2, तो ये 18 हो गया। 10 टू द पावर 9 -12, 9 प्लस का है 6 6 माइनस के 6 माइनस 6 माइनस के 12 9 से 12 गए, इसका स्क्वायर किया तो 25 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4। 2 से भाग देती है तो 9 बार कट गया, तो 9/25 10 टू द पावर 9 में से 12 गए, तो ये ऊपर तो बचे माइनस के 3, ये ऊपर जाएंगे तो प्लस के 4, तो प्लस के 4 और 3, तो ये प्लस का 1 बचा, तो 9 इंटू 10 अपॉन में 25, तो ये हो गया 90/25, 4 9 चौक 36, तो 3.6 टाइम्स जाएगा, तो 3.6 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया एफ ए। सिमिलरली इसी तरीके से हम निकालेंगे तो एफ सी, क्योंकि ये आवेश और ये आवेश बराबर है, तो ऐसे ये आवेश बराबर है, बीच की दूरी बराबर है, तो एफ सी का मान भी किसके बराबर होगा एफ ए के बराबर। कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू दी 3.6 है केवल, और 3.6 न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान कीजिए इसमें हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो बल है बल की दिशा क्या होगी, तो ये आवेश प्लस का ये आवेश प्लस का, तो दोनों प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, और प्रतिकर्षण का बल कैसा होता है एक दूसरे को धक्का देंगे। ये आवेश है तो ये इसको धक्का देगा, तो धक्के की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, किस डायरेक्शन में, उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अलोंग टू द ज्वाइनिंग लाइन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ ए, ऐसी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ सी। सी इस साइड में रिपेल करेगा और ए इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है, ये हमने एफ ए और एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो नाउ दूसरा ले लो, तो एफ बी और एफ डी भी बराबर होंगे, क्योंकि फोर्स चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो फोर्स भी इक्वल हो जाएगी। तो के क्यू बी इंटू क्यू ओ अपॉन में आर स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसका मैग्नीट्यूड लेना है, केवल परिमाण लेना है, तो चिन्ह का यूज नहीं करना, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6। इसका स्क्वायर किया तो कितना आया, मैं सीधा सीधा कर दे रहा हूँ, तो 25 इंटू 2 10 टू द पावर -4। तो क्या होगा, ये 5 बार कट गया, 5 दूनी 10, तो ये तो बचेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 -12, और नीचे बचा 10 इंटू 10 टू द पावर -4। एक पावर कम हो जाएगी, तो 9 इंटू ये बचा -3, तो ये बचेगा 10 टू द पावर नीचे -3, इससे ये कट गया, तो ये 9 न्यूटन आ गया। तो ए पर जो सी पर उपस्थित आवेश है और डी पर उपस्थित आवेश है, वो एक मात्रा का इक्वल फोर्स लगाएंगे 9 न्यूटन। ओ चार्ज के ऊपर जितना फोर्स बी लगाएगा क्यू बी, उतना ही फोर्स क्यू डी लगाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो बी है वो उसको ऊपर की ओर खींचेगा, और जो डी है वो इधर की ओर खींचेगा। तो ये तो डायरेक्शन हो गई एफ बी की, और ये डायरेक्शन किसकी हो गई एफ सी की। तो ध्यान कीजिए, ए धक्का देगा तो बाहर की ओर, सी धक्का देगा तो बाहर की ओर, बी खींचेगा तो अंदर की ओर, और डी खींचेगा तो ये कैसा हो जाएगा अंदर की ओर। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर सी और ए परस्पर विपरीत दिशा में है, ऐसे ही डी और बी ये परस्पर विपरीत दिशा में है, तो इनके परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी क्या होता है, इनका वेक्टर सम होता है। तो परिणामी किस किस का निकालना है हमको, ए का सी के साथ और बी का डी के साथ। तो रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन एफ ए एंड एफ डी, तो ये हमने एफ ए डी नहीं सॉरी एफ ए सी, एफ ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर और प्लस 2 एफ ए एफ सी।
और एंगल कितना है, एक दूसरे विपरीत है, तो cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 कितना हो जाएगा, FA² प्लस FC² और माइनस का 2FA/FC। इसका अर्थ क्या हो गया, A² प्लस B² माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो FA माइनस FC का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो FA माइनस FC। दोनों की वैल्यू बराबर है, 3.6 माइनस 3.6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो AC से जो फोर्स लगेगा बिटवीन A एंड C, तो क्या लगेगा, 0। इसी तरीके से F, B और D के बीच का मान फोर्स निकालेंगे, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, FB माइनस FD। किसकी वजह से, ड्यू टू एंगल 180 डिग्री। विपरीत दिशा में तो घट जाएंगे, इसका 9 आया, इसका भी 9 आया, 9 में से 9 गया तो 0। तो A और C के बीच का परिणामी बल 0 और B और D के बीच का परिणामी बल 0 हो गया। तो नेट फोर्स निकालेंगे, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू FAC और प्लस FBD, दैट इज इक्वल टू 0। तो जितना बल A लगाएगा, इसको धक्का देगा, खींचेगा, कहाँ गया, हाँ, FA जिसको धक्का देगा, C भी इसको उतना ही धक्का देगा, तो दोनों एक दूसरे को इन्वर्स कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसी जितने फोर्स B इसको खींचेगा, उतनी फोर्स से D खींचेगा, तो जितना फोर्स इस डायरेक्शन में उतना ही, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द चार्जर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो जो वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, उसके ऊपर परिणामी बल का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक, चलिए ये इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं जो आपने भेजा है, वो क्या है, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम कैरीज अ चार्ज ऑफ +6 माइक्रोकूलम। द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाई अ स्ट्रिंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन पर कूलम एक्टिंग डाउनवर्ड्स। कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। मतलब कि 1 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला है जिस पर आवेश की मात्रा +6 माइक्रोकूलम है। एक समान 400 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में एक डोरी की सहायता से लटकाया जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, तब डोरी में तनाव की गणना करनी है। तो टेंशन यानी तनाव अपने को ज्ञात करना है। क्या दिया है, एक स्फीयर दिया है, तो एक गोला अपने कोई एज्यूम कर लिया, एक गोला है, उस पर मास दिया है 1 ग्राम और चार्ज दिया है 6 माइक्रोकूलम। इसको हमने किसी स्ट्रिंग से बांध के लटका दिया, जैसे ये गोला है यहाँ पर और ये डोरी है, इससे हमने बांध के इसको सस्पेंडेड कर दिया। अब क्या होगा, इस पर टेंशन इन द स्ट्रिंग, डोरी में तनाव कितना होगा उसकी हमको गणना करनी है। तो तनाव क्या होगा, तो अपन 11th में पढ़कर आए थे कि ये इसका जो मास है उसकी वजह से भार, इसका यानी वेट है वो डाउनवर्ड्स होगा, mg डाउनवर्ड्स। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड्स। केवल यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड में नहीं है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और है, और इस पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना होगा उसके टर्म्स में अपने को कैलकुलेट करना है कि इसमें नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी, उसकी अपने को गणना करनी है। तो देखेंगे, एक बार इसको डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हमने स्ट्रिंग को किसी भी रिजिड एंड से लिया और यहाँ पर एक स्फीयर सस्पेंडेड कर दिया, गोला लटका दिया, इसका भार mg यानी वेट ऑफ द स्फीयर mg डाउनवर्ड्स होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड्स होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो जिस पर चार्ज q है इस स्फीयर पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है, मान कितना दिया है 400 न्यूटन पर कूलम, और कितने की तरफ है, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर है, इसमें ये सस्पेंडेड कर रखा है। तो इसकी वजह से अब इस पर नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान देंगे सवाल में क्या क्या आपने को दिया है। तो गिवन सॉल्यूशन देखेंगे इसका। दिया है द्रव्यमान m = 1 ग्राम, 1 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बताएंगे तो 10⁻³ kg हो गया। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10⁻³ kg इसका मास हो गया। Q कितना दिया है, 6 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, तो 6 × 10⁻⁻6 कूलम, ये इस पर हो गया।
जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नीचे की तरफ होगी। और वी हैव टू कैल, और ई और दिया है ई इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर कूलम। क्या कैलकुलेट करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ध्यान कीजिए, टेंशन तो है अपवार्ड्स, एम जी है डाउनवार्ड्स, और ई जो है वो भी डाउनवार्ड्स है, उसकी वजह से एफ इक्वल टू क्यू ई, ये भी डाउनवार्ड्स हो गए। जो फोर्स है ई इज इक्वल टू हम जानते हैं एफ बाई क्यू होता है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई, ये भी किधर हो जाएगा? डाउनवार्ड्स। अब इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था में तो ये दोनों फोर्स तो नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, इसका मतलब इन इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था में, इन इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था में क्या होगा? टोटल फोर्स अपवार्ड्स इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवार्ड्स। ऊपर की ओर लगने वाला कुल बल बराबर नीचे की ओर लगने वाला कुल बल हो गया। और टेंशन अपने कैलकुलेट करनी है, T इज इक्वल टू एफ की वैल्यू होती है क्यू ई और प्लस इसकी वैल्यू एम जी, मल्टीप्लाई का वैल्यू पुट करेंगे तो T इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है? तो 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 400, ई की वैल्यू प्लस एम की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ और जी की वैल्यू 10। तो T इज इक्वल टू 6 चौक 24, 24, 2 जीरो खत्म हो गए, 10⁻⁻4 ये बचा, तो 10 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पावर -3 है, यहाँ पावर -4 है, तो या तो इसको -3 इसको -4 में करो या इसको -3 में करो, कुछ भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमने इसको -3 में कर दिया, तो T इज इक्वल टू 2.4 10⁻³ और प्लस 10 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 2.4 प्लस 10 कॉमन क्या है? 10⁻³ तो T इज इक्वल टू 10 में इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 12.4 इंटू 10⁻³ टेंशन है तो ये न्यूटन। तो इतना बल लगेगा डोरी के अंदर, जो जिसको हम तनाव बल कहेंगे, T इक्वल टू 12.4 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल में एक केस और दे देते हैं, तो केसेस क्या दे देते हैं? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल देंगे या चार्ज नेगेटिव कर देंगे। तो अगर चार्ज नेगेटिव है, Q की वैल्यू अगर -6 है, तो Q अगर -6 होता और E नीचे की तरफ है, तो जो फोर्स होता है F इक्वल टू E की विपरीत दिशा में हो जाता है, माइनस का QE, तो जो बल हो जाता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? तो T प्लस F इक्वल टू mg, तो T प्लस F इक्वल टू mg, तो T इक्वल टू कितना हो जाता है? mg माइनस F, तो mg में से F अपने को घटाना पड़ता। या Q माइनस का होता है या E की दिशा विपरीत दिशा में होती, तो ये जो परिणामी वाला है ऊपर की तरफ हो जाता। तो ऐसे केस में क्या हो जाता? T प्लस F इक्वल टू mg, तो T इक्वल टू कितना हो जाता है? mg माइनस F। तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी 10 में 2.4 जोड़ा है, तो 10 में से 2.4 को घटाते, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा? तो 7.6 10⁻³ न्यूटन। तो या तो Q नेगेटिव होता या E की डायरेक्शन पहले से अपोजिट होती। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना था? तो उस स्थिति में परिणामी बल का मान ये हो जाता। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है अब कि 2 चार्जेस ऑफ ±10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है? 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट एक्सिस। दूसरा है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर एट इट्स इक्वेटर। मतलब दो आवेश हैं ±10 माइक्रोकूलम जो परस्पर 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की हमको गणना करनी है निम्न स्थितियों में। नंबर 1 कौन सी स्थिति है? कि निकाय के केंद्र से धन आवेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी अक्ष पर। दूसरा, निकाय के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी अक्ष पर। तो सवाल में क्या दिया हुआ है कि सवाल में एक सिस्टम दिया है, एक निकाय दिया है जो दो आवेशों से मिलकर बना है, मेड बाय 2 चार्ज +10 माइक्रोकूलम और दूसरा है -10 माइक्रोकूलम, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 5 मिलीमीटर। इनके बीच की दूरी 5 mm है और आवेश +-10 माइक्रोकूलम है। तो दो आवेश बराबर उनके परिमाण हो गए, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए, एंड नेचर अपोजिट हो गया, यानी प्रकृति विपरीत होगी, और सेपरेशन उनके बीच का माइनर है,
दूरी बहुत छोटी है, तो ये मिलकर क्या बनाएगा, एक विद्युत द्विध्रुव। अब इस द्विध्रुव के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कहाँ पर करनी है, एक बार इसकी एक्सिस पर, एक बार इसके इक्वेटर पे। डिस्टेंस दी है 15 सेंटीमीटर, तो दोनों केस में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, एक बार इसकी अक्ष पर, एक बार इसकी अक्ष पर। तो देखेंगे 10 सेंटीमीटर और 10 माइक्रोकूलम, 5 मिलीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये 3 हमारे पास डेटा है। तो क्या है, देखिए सॉल्यूशन इसका देखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम बताएंगे तो प्लस माइनस 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, या इसको कर सकते हैं प्लस माइनस 10 टू दी पावर माइनस 5 कूलम। बीच की जो दूरी दी है सेपरेशन बिटवीन देम, तो सेपरेशन बिटवीन देम को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, 2L। तो ये L नहीं है, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्टिकल इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाई द 2L। तो 2L इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 मिलीमीटर। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर, ये इसका सेपरेशन दिया हुआ है। ये क्या हो गया, हमारे पास 2L हो गया। E अपने को कैलकुलेट करनी है, पहले केस में अक्ष पर यानी एक्सिस पर, और दूसरे केस में इक्वेटर पे। और दोनों केस में जो डिस्टेंस दी है वो R की वैल्यू दी है हमको, R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर ये डिस्टेंस है। तो E कैलकुलेट करो, पहला केस, तो E कहाँ पर निकालनी है, इसके एक्सिस पर। तो वी नो दैट, अब E निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, पहले उससे पहले काम कर लीजिए। थोड़ी सी इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो फॉर्मूले में हमको ज़रूरत पड़ती है P की, P मतलब डाइपोल मोमेंट। तो नाउ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL। इसका मतलब क्या हो गया, Q इंटू 2L। तो 2L आपको दिया है, नहीं तो कई बार 2 का हम अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गड़बड़ होती है। तो Q की वैल्यू क्या दी है, 10 टू दी पावर माइनस 5, और 2L की वैल्यू दी है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलाम इंटू मीटर। ये तो हो गया हमारे पास P, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हमको क्या काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कहाँ पर करनी है, एक बार अक्ष पर और एक बार निरक्ष पर। तो पहला केस E एट एक्सिस, ये हमको कैलकुलेट करनी है। तो E एक्सिस पर कितनी होती है, तो फॉर्मूला होता है K2P अपॉन RQ। सारा डेटा हमारे पास दिया है, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये तो K की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू P, P की वैल्यू हमने निकालनी कितनी है, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन में R क्यूब 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। इसका क्या करना है, अपने को क्यूब करना है। 18 इंटू 5 10 टू दी पावर, ये 1 बचा, 9 माइनस 8, नीचे 15 इंटू 15 इंटू 15, 10 टू दी पावर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, तो माइनस 6। 5 से काट दिया तो ये 3 बार कट गया, 3 से काट दिया 6 बार कट गया, ठीक। तो 6 इंटू 10 और ऊपर गया 10 टू दी पावर 6, नीचे बचा 15 इंटू 15 और काटो 5 से, तो 5 से तो ये 2 बार कट गया, 5 से कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार, तो ये बचा 2 इंटू 10 टू दी पावर 6, नहीं 2 इंटू 2 4 बचा, 2 है तो ये 4 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन में बचा 50, और कर सकते हैं तो 4 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर 5 अपॉन में 15, फिर 5 से काट दिया 2 बार और ये 3 बार, तो 4 दूनी 8, 8 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस। इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी हमने गणना कर ली। दूसरा हमको निकालना है इसकी निरक्ष पर, यानी इसके इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे फॉर्मूला क्या होता है, तो सीधा सीधा अपन यूज कर सकते हैं। तो सेकंड केस अपने को निकालना है E इसकी निरक्ष पर यानी इक्वेटर पे। तो E इक्वेटर इक्वल टू K P अपॉन R क्यूब बचता है।
वहाँ पर था 2p/r3, यहाँ पर p/r3, तो k सेम है, p सेम है, r सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ 2 था तो e एक्सिस उसका आधा हो गया। e एक्सिस कितना है 8/3 10⁻15 बटे में 2, तो ये कितना बचेगा, दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू 10⁻15, 15 था 5 था, पावर 5 सॉरी 15 नहीं पावर 5 है, तो 5 10⁻5 ई इक्वेटर न्यूटन पर कूलम। तो अक्ष पर तीव्रता है 8/3 गुणा 10⁵5 और निरक्ष पर होगी 4/3 गुणा 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम। चलिए, ये आपके विद्युत द्विध्रुव का कुछ सवाल थे जो आपको कराए थे, कुछ सवाल इसमें आपके द्वारा पूछे गए थे, कुछ ये थे। बच्चों आप लोग अब इनको सवालों को करिए रेगुलर। कल आपको जब हम ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा उसके साथ आपके पास क्वेश्चन शीट पहुंचेगी। पिछले सप्ताह भी आपको दी गई थी, इस सप्ताह भी आपको न्यूमेरिकल की शीट दी जाएगी। ये न्यूमेरिकल की शीट आपको फ्राइडे को दी जा रही है, सैटरडे आपका ऑफ रहता है और संडे को आपके पास हिंदी अंग्रेजी का काम रहता है। तो सैटरडे और संडे आपके पास 2 दिन मिलने वाले हैं, इनमें ये न्यूमेरिकल्स करने हैं और इसको संडे को शाम तक आप मुझे जितने भी आपने किए, जैसे भी किए, वो आप उसकी आंसर की मुझे ज़रूर भेजेंगे, जैसा हो रहा है आप वैसा उसको आपको करके भेजना है और मंडे को फिर सॉल्यूशन दिया जाएगा। पिछली बार तो आपको सभी को सॉल्यूशन दिया गया था, इस बार थोड़ा सा आपके लिए मैं थोड़ा सा टाइट रहूँगा। जो बच्चे क्वेश्चन करके सॉल्यूशन भेजने वाले हैं मुझे, जिन्होंने काम किया है, उन्हीं को केवल सॉल्यूशन मिलेगा और उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा जो आप नहीं कर पाएंगे, यानी जो आप पूछेंगे जिसमें आप उलझेंगे, सबके नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए करना शुरू कीजिए, न्यूमेरिकल जरूर कीजिए। न्यूमेरिकल करोगे तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू।